Radhe Radhe, hello everyone. Let's begin with the new episode that is Matt Tansh panics after seeing Amara's condition. तंश अमारा को ढूंढने के लिए एक हद पार कर रहा था। तंश इस वक्त अपनी कार में बहुत ही फास्ट ड्राइव कर रहा था। उसने अपने कान में ब्लूटूथ लगाया हुआ था। दूसरी तरफ से किसी ने कहा, यस टीजे। तंश एक्सप्रेशनलेस भाव में बोला, सीक्रेट शेडो कमांडोज को वापस बुलाओ और वाईफी के पास पहुँचो। वह मुझे किसी भी हालत में सही सलामत चाहिए। इतना कहते ही कॉल कट होता है। तंश बार बार अपने फ़ोन में अमायरा की लोकेशन देख रहा था, क्योंकि उसने चुपके से अमायरा की वॉच में एक ट्रैकर लगाया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ शौर्य इस वक्त अपने एक प्राइवेट विला में था। अमायरा बेड पर लेटी हुई थी। उसे होश नहीं था, पर उसके पूरे शरीर पर इस वक्त रेड कलर के रैशेस दिखाई दे रहे थे। शौर्य और उसका असिस्टेंट बेड के पास खड़े थे। दोनों की नज़र सिर्फ और सिर्फ अमायरा पर थी। शौर्य अमायरा को देखते हुए एक्सप्रेशनलेस भाव से पूछता है, इसे क्या हो गया है? इसके शरीर पर ये निशान कैसे? शौर्य ने असिस्टेंट को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसने देखा अमायरा की हालत थोड़ी और ख़राब हो रही है। उसने डरते हुए शौर्य से कहा, बॉस, मुझे ऐसा लगता है हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए, फिर मैडम को हॉस्पिटल छोड़ना चाहिए। शौर्य गुस्से से बोला, बिल्कुल नहीं। कितने मुश्किल से मेरे हाथ लगी है, इतनी आसानी से तो मैं इसे जाने नहीं दूंगा। इतना कहते ही वह अमायरा के और भी ज़्यादा करीब चला गया। फिर उसे ऊपर से नीचे तक निहारने लगा। अमायरा के शरीर पर भले ही रैशेस निकल आए थे, लेकिन उसकी खूबसूरती में अभी भी कोई कमी नहीं थी। शौर्य अमायरा के गालों को छूते हुए अपनी धीमी आवाज़ में बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो। जब पहली बार तुम्हें मैंने होली के दिन देखा था, तभी सोचा था तुमसे शादी करूँगा और तुम्हें अपनी बनाऊँगा। पहली नज़र में ही तुम्हें यहाँ पर। इतना कहते ही अमायरा के हाथ को छूता है और फिर उसे अपने सीने पर रखते हुए आगे बोला, तुम यहाँ पर बस गई हो। मेरे दिल देखो कितनी ज़ोर से धड़क रहा है, और यह सब सिर्फ तुम्हारे कारण हो रहा है। लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। सोचा था मैं तुम्हें उस जिंदल खानदान के सबसे छोटे बेटे से तुम्हारा डाइवोर्स करा दूंगा, उसके बाद तुम्हें अपना लूँगा। लेकिन तुम तो उसके बिस्तर तक पहुँच गई। पर कोई बात नहीं, एक बार तो मैं भी तुम्हें आजमा कर देखूँ कि आखिर टीजे ने जिस लड़की के साथ रात बिताई है वह कैसी है। क्योंकि टीजे जो कभी किसी के करीब नहीं जाता, अगर वह तुम्हारे करीब आया है तो ज़रूर उसमें कोई बात होगी। वैसे उसकी पसंद को मानना पड़ेगा, बहुत अच्छी पसंद है उसकी। इतना कहते हुए अमायरा के गालों को छूने लगता है। वह जैसे जैसे अमायरा को और ज़्यादा छू रहा था, अमायरा जो भी होश थी उसे बेहोशी में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। उसके माथे पर सिकन साफ नज़र आ रही थी। शौर्य अमायरा के ऊपर आ जाता है। वह जैसे ही अमायरा की गर्दन की तरफ झुका, एक बार फिर से लव बाइट्स के निशान देखकर उसका गुस्सा बढ़ गया। वह अपनी उंगली से बाइट्स के निशान को मसलते हुए दांत पीसकर बोला, आज मैं तुम्हारे इस गोरे से जिस्म पर अपनी छाप छोड़ूंगा। तब इससे भी गहरे निशान तुम्हारे शरीर पर दिखेंगे, जिन्हें देखकर मुझे बहुत सुकून मिलेगा। काश तुम कैरेक्टरलेस लड़की ना होती तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाता, मगर तुम्हें रखेल बनाकर भी मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम्हारे शरीर तो मुझे मिलेगा ही। आज हम दोनों का मिलन होगा। तुम तो बेहोश हो, तो मुझे कैसे रोकोगी? और मुझे नहीं लगता कोई मुझे बचा पाएगा तुमसे। मुझे नहीं लगता कि कोई तुम्हें बचाने आएगा भी। इतना कहते ही वह अमायरा के टॉप को कंधे से और हल्का सा नीचे कर देता है। तभी अमायरा के शरीर पर तंश के नाम का टैटू चमकने लगा। उसके गोरे शरीर पर वह टैटू साफ नज़र आ रहा था, जिसे देखकर शौर्य की आंखें लाल हो गई। वह चीखते हुए असिस्टेंट से बोला, तुमने तो कहा था अमायरा और जिंदल खानदान का सबसे छोटा बेटा एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते। इनफैक्ट उनकी शादी ज़बरदस्ती कराई गई थी, तो फिर इसके शरीर पर उसके नाम क्यों है? शौर्य गुस्से में पागल हो रहा था तंश के नाम को देखकर। वहीं शौर्य का असिस्टेंट बहुत ही ज़्यादा डर गया।
उसने हकलाते हुए कहा, सर मुझे नहीं पता, मेरी जानकारी के हिसाब से दोनों इतने भी करीब नहीं है कि मैडम अपने शरीर पर उनका नाम लिखें। मगर शौर्य और अपनी लाल आंखों से देखते हुए बोला, मुझे इसके शरीर पर अब अपना नाम चाहिए। इसके शरीर से उस तंज का नाम हटाओ और मैं अपने हाथों से इसके शरीर पर अपना नाम लिखूंगा, तभी मैं इसे अपना बनाऊंगा। इतना कहते हुए अमायरा के ऊपर से उठ जाता है। शौर्य ने देखा उसका असिस्टेंट अभी भी वहीं खड़ा है, तो वह उसके कॉलर को पकड़कर धमकी देते हुए आगे बोला, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? मुझे उसके शरीर पर सिर्फ अपना नाम चाहिए। मैं चाहता हूँ वह जिंदगी भर रोए। मेरे नाम का टैटू देकर मैं उसके शरीर के हर एक अंग पर अपना नाम लिखना चाहता हूँ। जल्दी से लाओ और टैटू मशीन लेकर आओ, जल्दी जाओ। असिस्टेंट डरकर शौर्य के समझाते हुए बोला, बॉस मैडम की हालत तो देखिए, उनके शरीर पर कितने ज़्यादा लाल निशान हो चुके हैं। उन्हें इस वक्त डॉक्टर की ज़रूरत है। अगर उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो उन्हें कुछ हो जाएगा। जो जिंदल खानदान आपको छोड़ेगा नहीं। आप अच्छे से जानते हैं जिंदल खानदान न सिर्फ पॉलिटिक्स में, मिलिट्री में, बल्कि बिजनेस फील्ड में भी सबसे आगे है। उनके पास ऐसे ऐसे गार्ड्स जिनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। शौर्य हंसते बोला, अगर वह जिंदल खानदान है तो मैं भी शौर्य हूँ। जाओ जाकर वह करो जो मैं कह रहा हूँ। जब तक मैं अपना काम ना कर लूँ तब तक ना तो मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा और ना ही इसे हॉस्पिटल भेजूंगा, वरना यह दोबारा मेरे हाथ नहीं आएगी। शौर्य का पागलपन देखकर उसका असिस्टेंट घबरा गया, मगर फिर वह वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ मुंबई एयरपोर्ट पर कई सारे लोग जो देखने में नॉर्मल ही थे वहीं वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे, मगर तभी सभी की वॉच में एक अजीब सी बीप बजी तो सभी अलर्ट होकर एकदम से एयरपोर्ट के बाहर की तरफ भागे। एक रेस्टोरेंट में वेटर कस्टमर को सर्व कर रहा था। उसके भी वॉच में जैसे ही रेड अलर्ट हुआ वह भी सब कुछ छोड़कर वहाँ से भागा। वहाँ का कस्टमर यह सब देखकर हैरान थे। तब तक यहाँ तक कि अमायरा जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहाँ के न्यू स्पोर्ट्स टीचर अभी अभी स्टाफ रूम में बैठे थे। उन्हें भी एक अजीब सा सिग्नल मिला तो वह भी वहाँ से ऐसे गायब हो गए जैसे थे ही नहीं। स्टाफ रूम में मौजूद टीचर्स ये देखकर हैरान थे। तनिष्क इस वक्त अस्पताल में था। वह अभी अभी ही एक सर्जरी करके अपने कैबिन में आया था। तभी उसके पास किसी का कॉल आया। उसने देखा जय का कॉल है। वह जैसे ही कॉल रिसीव करता है दूसरी तरफ से जय ने कुछ कहा, जिसे सुनकर तनिष्क एक्सप्रेशनलेस भाव से बोला, ओके। इतना कहते ही वह कपड़े चेंज करके अस्पताल से निकल जाता है। शौर्य इस बात से अनजान था कि कुछ ही मिनट में उसके पूरे विला को चारों तरफ से घेर लिया गया था, पर वह लोग नजर नहीं आ रहे थे। शौर्य के लोग उसके विला की रखवाली कर रहे थे, मगर धीरे धीरे वह सब गायब होने लगे जिनकी खबर शौर्य को नहीं थी। शौर्य का असिस्टेंट कुछ ही देर में टैटू की मशीन को ले आता है, जिसे देखकर शौर्य बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। उसने अपने असिस्टेंट से कहा, अगर तुम जा सकते हो अब तुम जा सकते हो। उसका असिस्टेंट एक नज़र दया भरी नज़रों से अमायरा को देखता है और वहाँ से चला जाता है। वह जैसे ही हॉल में पहुँचा अचानक ही एक नुकीली सी खंजर उसके सीने में लगा और वह भय निढाल सा जमीन पर गिर गया। कई सारी परछाई हॉल में नजर आई, मगर वह अगले ही पल छिप गईं। रूम में शौर्य अमायरा के बेहद करीब बैठा हुआ था। उसने जैसे ही अमायरा की शर्ट को पकड़कर उसे उतारना चाहा, तभी उसकी जोरदार चीख वहाँ गूंज उठी, आहा! शौर्य ने देखा वह जिस हाथ से अमायरा को छू रहा था उस हाथ में अब खून बह रहा था। उसके हाथ से टैटू मशीन छूटकर जमीन पर गिर गया और वह अपने दूसरे हाथ को पकड़कर आसपास देखने लगा तो उसे कोई भी नजर नहीं आया। वह दर्द से चीखते बोला, कौन है यहाँ पर? वह जैसे ही खिड़की के पास पहुंचा अचानक ही एक जोरदार किक उसके मुंह पर पड़ी और वो लड़खड़ाते हुए पीछे जा गिरा। तभी खिड़की से एक लंबा चौड़ा आदमी कूदकर अंदर आया। उस आदमी के शरीर से बहुत ही डेंजरस ऑरा निकल रहा था। उसकी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी उस रूम में टेम्परेचर को और भी ज़्यादा गिरा रही थी। उसकी आंखें खून से भी ज़्यादा लाल थी। वह कोई और नहीं बल्कि तंश था। तंश शौर्य से भी थोड़ा लंबा था, पर उसके चेहरे पे अभी भी मास्क लगा था। तंश को देखते ही शौर्य ने हैरानी से कहा, टीचे एक्सक्यूज मी।
शौर्य ने टीजे इसलिए कहा था क्योंकि तंश इस वक्त अपने टीजे वाले अवतार में ही था। उसने बिल्कुल वैसे ही ड्रेसिंग सेंस हुई थी और मास्क भी वैसे ही लगाया हुआ था। तंश अपने एक एक कदम शौर्य की तरफ बढ़ाते हुए कठोर मगर पूरे क्रेजियस के साथ बोला, हाउ डियर यू लुक एट हिम। नो, इफ यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक यू शुड बी पनिश्ड। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसकी तरफ नज़र उठाकर देखने की? अगर गलती की है तो सजा भी मिलनी चाहिए। तंश अचानक ही शौर्य की गर्दन को दबोच लेता है। उसकी पकड़ शौर्य पर इतनी ज़्यादा कसी हुई थी कि शौर्य का पूरा चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखों से पानी निकलने लगा। शौर्य तंश की कलाई को पकड़ उसे खुद से दूर करते हुए हल्का सा बोला, छोड़ो मुझे, क्या तुम पागल हो गए हो? छोड़ो मुझे। तंश शौर्य के एक झटके से कांच की टेबल के ऊपर फेंकता है और मैडनेस के साथ बोला, यस, आई एम मैड, आई एम टोटली मैड फॉर माई गर्ल। इतना कहते ही वह शौर्य के कॉलर को पकड़कर किसी साइको की तरह अपने एक हाथ से अपनी गर्दन में हाथ फेरता है। फिर अपनी आंखों में आग लिए शौर्य से बोला, तुमने उसे छूकर बहुत बड़ी गलती की है। अब इसकी सज़ा सिर्फ मौत होगी, पर यह मौत भी बहुत बेइज्जती भरी और जालिम होगी। उसकी आवाज़ शौर्य को डरा रही थी, मगर शौर्य हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। उसने अमायरा की तरफ देखते हुए नफरत से कहा, क्या तुम इस लड़की के जिस्म के पीछे पागल हो गए हो? ये जिंदल खानदान की छोटी बहू है। पता नहीं इसने कितनों के साथ रात बिताई है। तुम ऐसी लड़की के साथ रहना चाहते हो और इसके लिए तुमने दुश्मनी मोल ले ली। चलो एक डील करते हैं, हम दोनों साथ में इसके मज़े लेते हैं। एक हफ्ते यह तुम्हारे पास होगी और एक हफ्ते मेरे पास। क्या तुम्हें मंजूर है? पर तभी तंश की नज़र टैटू मशीन पर पड़ी। शौर्य ने देखा, सॉरी, शौर्य जैसे जैसे बोल रहा था तंश और भी ज़्यादा भड़क रहा था। उसके अंदर के जानवर को शौर्य ने जगा दिया था। मगर तभी तंश ने नज़र टैटू मशीन पर पड़ी। शौर्य ने देखा तंश टैटू मशीन को देख रहा है तो वह हंसते बोला, इसके शरीर पर इसके पति का नाम लिखा है, क्यों ना हम इस शरीर पर यह नाम मिटाकर अपना नाम लिखें। तंश अचानक ही हंसने लगा। उसने उस टैटू मशीन को उठाया और बड़े ही साइकोपन से देखते हुए बोला, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया, बहुत अच्छा है। इतना कहते हुए अपनी शैतानी भरी नज़रों से शौर्य पर पूरे बॉडी को स्कैन करता है। वह शौर्य को बहुत अजीब लगा। शौर्य अपनी जगह पर खड़ा हो गया। तभी तंश के आगे बात सुनकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई। तंश उसी मशीन को देखता है और फिर शौर्य के शरीर को घूरते हुए बोला, यू आर एब्सोल्युटली राइट मिस्टर शौर्य, बट लेट्स चेंज द प्लान। वाई नॉट मेक अ टैटू ऑन योर बॉडी। शौर्य एकदम से सोचते हुए बोला, व्हाट, यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? तंश किसी शैतान की तरह शौर्य की तरफ बढ़ने लगा। तभी धड़ाम से आवाज़ के साथ रूम का डोर टूट गया और एक हट्टा कट्टा आदमी नज़र आया जिसने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी थी और वो कोई और नहीं बल्कि हर्ष था। हर्ष अपनी दमदार पर्सनैलिटी के साथ अंदर आया। उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे मगर आंखों में गुस्सा था। उसके पीछे तनिष्क और जय भी थे। तनिष्क ने जैसे ही अमायरा की हालत देखी वह घबरा गया। वह जल्दी से उसके पास जाकर उसे चेक करता है मगर अचानक ही वह उससे दूर हो गया। वो घबराते हुए तंश से बोला, इसे जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलो, इस घटिया आदमी को बिग ब्रदर संभाल लेंगे, जल्दी। तंश भी अमायरा की हालत देखता है तो सच में उसकी हालत ख़राब थी। वह अमायरा को अपनी बाहों में लेते हुए चिंता से तनिष्क से सवाल करता है, इसे क्या हुआ? तनिष्क के दिमाग में अचानक ही कुछ आया तो वो तंश से बोला, तुम ही इसे गोद में उठा सकते हो, इसे उठाओ और जल्दी लेकर चलो। तंश अमायरा को ऐसे देखकर अंदर से घबरा गया था मगर बाहर से उसने अपने चेहरे पे एक्सप्रेशन लेस ही रखा। दरवाजे के पास पहुंचते ही तंश रुका और एक्सप्रेशन लेस भाव से हर्ष से बोला, ही वॉन्टेड टू टेक ऑफ माई वाइफीज क्लोथ्स एंड मेक अ टैटू ऑन हर बॉडी, सो आई वॉन्ट हर ऑल्सो be stripped on her clothes and tattoo and every part of her body except the name loser। शौर्य बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था मगर वह अगले ही पल हंसते बोला, लेकिन मेरे लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम सब मुझसे दुश्मनी लेकर। इस वक्त तंश ने जो कहा था वो ये था कि इसने मेरी वाइफी के
कपड़े निकाल कर उस पर टैटू बनाना चाहा उसकी बॉडी पर, तो इसी तरह इसके क्लोथ्स निकाल कर इसकी बॉडी पर टैटू बनाओ और वो भी नाम होगा लूज़र। मगर वह अगले ही पल हंसते बोला, लेकिन मेरे लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम सब, मुझे दुश्मनी लेकर मुझसे। हर्ष ने देखा तंश जा चुका है तो वो ठाके मारकर हंसने लगा। वह आराम से सोफे पर बैठते हुए जय को कुछ इशारा करता है तो जय रूम के दरवाजे को बंद करके खड़ा हो गया। शौर्य हैरानी से हर्ष को देखते हुए पूछता है, तुम सब अमायरा के लिए आए हो, लेकिन तुम सब टीजे को कैसे जानते हो? और इतना कुछ हो गया, तंश क्यों नहीं आया? क्या उसे अमायरा से लगा? हर्ष अपने सिगरेट को जलाकर होठों से लगाता है और उसके कश लेते हुए दमदार आवाज़ में बीच में बोला, यह एक राज है, पर तुम्हें इस वक्त अपनी चिंता करनी चाहिए। टीजे ने जो कहा है तुम्हें वही सज़ा मिलेगी। इतना कहते ही वो और जय मुस्कुराने लगे। तभी कुछ परछाइयाँ खिड़की से अंदर आईं। उन्होंने शौर्य को घुटने के बल जमीन पर बैठाकर उसके कंधे को पकड़ लिया। शौर्य बहुत डर गया था। वह चीखते बोला, छोड़ो मुझे। तभी जय आराम से हर्ष के बगल में बैठते हुए उन परछाइयों को ऑर्डर देता है, इसके सारे कपड़े उतारो और इसके पूरे शरीर पर लूज़र का टैटू बनाओ, और हाँ, इसके बालों को मुंडन कर दो, वहाँ भी लूज़र का टैटू होना चाहिए। फिर इसे ऐसे ही ये सड़कों पर छोड़ दो, चाहे जो हो जाए, इसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होना चाहिए। तभी इसे पता चलेगा कि जब कोई हमारे साथ ऐसा करता है तो कैसा लगता है। हर्ष और जय दोनों बहुत गुस्से में थे। वहीं दूसरी तरफ तनिष्क अमायरा को लेकर हॉस्पिटल बहुत जल्दी में जाता है। वह तनिष्क के प्राइवेट हॉस्पिटल में आए थे। अमायरा को इमरजेंसी रूम में लाया गया। तनिष्क ज़बरदस्ती इमरजेंसी रूम में था। 10 मिनट बाद तनिष्क अपने मास्क को निकालते हुए परेशान होकर बोला, तनिष्क, मुझे ज़्यादा कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन जहाँ तक शायद है इसे एलर्जी है। इतना कहते ही वह खुद भी दूर हो गया अमायरा से। लेकिन बाकी डॉक्टर्स फीमेल थी, क्योंकि तनिष्क को पहले ही शक था कि अमायरा को क्या हुआ होगा। मगर तनिष्क एक्सप्रेशनलेस भाव में पूछता है, व्हाट एलर्जी? तनिष्क जवाब देता है, हाँ, शायद इसे ह्यूमन एलर्जी है, या फिर सिर्फ कुछ लोगों से, लेकिन ये तुम्हें छूती है तो कुछ नहीं होता। इनफैक्ट डैड को भी छुआ था इसने, फिर भी कुछ नहीं हुआ। ऐसे कैसे, मैंने पहली बार देखा है। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए इलाज के लिए, पर शायद अमायरा के पास टाइम नहीं है। तनिष्क पैनिक हो करने लगा। वह तनिष्क का कॉलर को पकड़कर गुस्से से बोला, आई डोंट केयर, चाहे जो करो, मुझे वह सही सलामत चाहिए। अगर तुम उसे ठीक नहीं कर सकते तो तुम डॉक्टर क्यों हो? वो पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। तनिष्क गुस्से में बोला, तनिष्क, बिहेव योरसेल्फ। मगर तनिष्क ने के ऊपर पागलपन सवार था। वह तनिष्क पर ही चिल्लाते हुए बोला, मैंने खुद को रोका हुआ है, इसलिए अब तक तुम और तुम्हारा यह हॉस्पिटल सही सलामत है। उसे सही करो, वह मुझे 5 मिनट के अंदर सही चाहिए, वरना मैं इस हॉस्पिटल को बर्बाद कर दूंगा। तनिष्क कुछ कहता उससे पहले ही इमरजेंसी रूम से दरवाजे को किसी ने तोड़ दिया। उन दोनों ने ही दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था जो बुरी तरह से हाँफ रहा था। वह उसके हाथ में एक इंजेक्शन था और साथ में एक दवाई भी। तनिष्क उसे देखते हुए एकदम से बोला, तुम कौन आया है वार्ड के अंदर शौर्य के साथ, और क्या करेंगे तनिष्क? क्या अमायरा ठीक हो जाएगी? जानने के लिए बने रहिए इसी स्टोरी पे। और नेक्स्ट एपिसोड, तनिष्क क्रेजी पैशन। तनिष्क और तनिष्क दोनों ही दरवाजे की तरफ देखते हैं जहाँ पर एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में इंजेक्शन था और दूसरे हाथ में दवाई थी। वह अपने घुटनों पर हाथ रखकर हाँफ रहा था, जिससे साथ पता चल रहा था कि वह यहाँ तक भाग कर आया। वह आदमी अपना चेहरा उठाकर सामने देखता है। उसने देखा तनिष्क ने तनिष्क का कॉलर पकड़ा हुआ था और दोनों उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। यह देखकर वह आदमी अपने थूक को गटक लेता है, मगर अमायरा की हालत देखते ही उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो गया। उसने चेहरे पर फिक्र और घबराहट नजर आने लगी। तनिष्क ने जैसे ही उसे देखा कि कैसे वह आदमी उसकी अमायरा को देख रहा है, तो वह तनिष्क को छोड़कर उसकी तरफ बढ़ने लगा। तनिष्क उस आदमी के सामने खड़े होकर उसके कॉलर को पकड़ गुस्से से बोला, स्टॉप स्टेयरिंग एट हर। तनिष्क की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर वह आदमी अपने होश में आता है
और वह तंश को इग्नोर करते हुए तनिष्क के पास गया। उसने अपने हाथ में पकड़े इंजेक्शन और दवा को देते हुए जल्दी से कहा, इसे अमायरा को लगा दो, जल्दी करो। वह इंजेक्शन इसकी एलर्जी को रोकेगा, पर इसकी कंडीशन देखकर लगता है दवा को असर करने में थोड़ा वक्त लगेगा। उसे अमायरा के लिए इतना फिक्रमंद देखकर तनिष्क उसे शक भरी नज़रों से देखता है, मगर उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए वह उसके हाथ से दवा ले लेता है। उसने जैसे ही उन दवाओं का पैकेट को खोलकर देखता तो उसकी आंखें छोटी हो गई। वह एक्सप्रेशनलेस भाव में उस आदमी को देखते हुए बोला, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है, ये किस तरह की दवा है? मैं ऐसे ही से अमायरा को नहीं दे सकता। और तुम हो कौन? वह आदमी बोला, मेरा नाम केवल है और इस पैकेट पर किसी भी प्रकार का लेबल या नाम इसलिए नहीं है क्योंकि इसे खास अमायरा के लिए बनाया गया है। जल्दी करो, उसे यह इंजेक्शन लगाकर दबा दो। तनिष्क अभी भी इसे शक की नज़र से घूर रहा था, मगर तंश उसे घूरते हुए भारी आवाज़ में बोला, जल्दी करो। तनिष्क कुछ कहना चाहता, मगर तंश केवल के कॉलर को पकड़कर उसे ले जाते हुए दांत पीसकर बोला, अगर तुम्हारे कारण मेरी वाइफी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जॉन से मार दूंगा। तनिष्क समझ गया कि तंश उसे वार्निंग दे रहा है। वह जल्दी से उस पैकेट से इंजेक्शन निकालकर अमायरा को लगा देता है। वही वार्ड के बाहर निकलकर तंश केवल को दीवार से सटाते उसकी गर्दन को दबोच लेता है। तंश के ऊपर आज पागलपन सवार था। वह केवल के गले को जोर से दबाते हुए एक एक शब्द चबा कर बोला, हाउ डू यू नो हर? केवल का पूरा चेहरा तंश के इस तरह गला पकड़ने से लाल हो गया था। अब तो उसे सांस भी नहीं आ रही थी। वह किसी तरह तंश के हाथ को खुद से दूर करते बोला, जीजा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? अगर मैं मर गया तो अमायरा आपको वैसे भी नहीं छोड़ेगी। क्या आप चाहते हैं अमायरा आपको छोड़कर चली जाए? अमायरा के छोड़कर जाने वाली बात से तंश के सिर पर खून सवार हो गया। वह केवल के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारते हुए गुस्से से बोला, शट अप! जितना सवाल किया बस उतना सवाल जवाब दो। केवल किसी तरह अपने गले को छुड़ा लेता है और फिर लंबी लंबी सांसें लेते हुए जमीन पर बैठ जाता है। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई थीं। सांस न ले पाने के कारण 1 मिनट तक वह लंबी लंबी सांस लेकर खुद को शांत करता है। उसे तंश की घबराहट हो रही थी। उसने मन में कहा, मायरा की कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए मुझे बाहर आना पड़ा, जबकि मुझे पता था यह सब मिलकर मुझे ढूंढ रहे हैं। पता नहीं क्या होगा। वह यही सब सोच रहा था कि तभी तंश को गुस्से भरी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, आंसर मी। केवल चौंकते हुए तंश को देखते लगा। फिर किसी तरह खड़े होकर उसने होठों को दबा लेता है और उसने पहले इमरजेंसी रूम की तरफ देखा। उसके बाद तंश से शांत भरी आवाज़ में बोला, मैं अमायरा का मुंह बोला भाई हूँ। जब लगभग 6 साल की थी तब मैं उसे मिला था और तब से ही हम साथ हैं, इसलिए मैं उसे जानता हूँ। उम्मीद है आपको उसका जवाब मिल गया होगा, पर इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। उसका जवाब सुनकर तंश अपनी एक आईब्रो को ऊपर कर लेता है। अचानक ही उसके कोल्ड लुक देते हुए केवल से सवाल किया, डू यू नो द अंडरवर्ल्ड माफिया? यू आर वेरी क्लोज टू इट। डज वाइफी हैव एनीथिंग टू डू विद इट? क्या तुम अंडरवर्ल्ड माफिया को जानते हो? क्या तुम उसके बहुत करीब हो? क्या वाइफी का इस सबसे कुछ लेना देना है? तंश ने इस सवाल से केवल के दिल की धड़कनें बढ़ने लगीं, मगर डर और घबराहट से उसने अपनी नज़र चुराते हुए जवाब दिया, मुझे तो पता था, मैंने बता दिया। मुझे जो पता था, आगे मैं कुछ नहीं बता सकता। इतना जवाब देते ही केवल कुछ दूर जाकर दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। तंश अपनी मुट्ठी कसते हुए उसकी तरफ बढ़ा। तभी इमरजेंसी वार्ड का दरवाज़ा खुला। तनिष्क घबराते हुए तंश से बोला, उसकी कंडीशन बिगड़ रही है, शायद। उसे बीच में अटकते देखकर तंश की एक आईब्रो ऊपर हो गई तो तनिष्क घबराते हुए बोला, शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उस एलर्जी का असर उस पर कुछ ज़्यादा हो चुका है और दवा उस पर ठीक से असर नहीं कर रही है, केवल कंडीशन बिगड़ रही है उसकी। ये सुनते ही तंश तनिष्क को धक्का देते हुए अंदर चला गया। तंश ने जैसे ही देखा अमायरा बहुत ही धीमे धीमे सांस ले रही है तो उसके दिल में जैसे धड़कना बंद कर दिया। वह अपनी जगह पर जम गया। अचानक ही उसके कानों में एक लड़की की आवाज़ आई, फिर से गूंजने लगी, तंश, तुम कभी खुश नहीं रहोगे, तुम जैसे चाहोगे
जिसकी करीबी में तुम्हें सुकून मिलेगा वह तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। यह मेरा बददुआ है। तुम ज़िंदगी भर अकेले ही रह जाओगे, कोई भी तुम्हारे आसपास नहीं होगा। तुम तिल तिल तड़पोगे उस इंसान के लिए जिसे तुम अपने पास रखना चाहते हो, मगर वह इंसान तुम्हें अकेले छोड़कर चला जाएगा। तंश की आंखों के सामने कई सारे सीन चलने लगे, जहाँ पर एक लड़का पूरी तरीके से खून में लथपथ था और एक लड़की उस पर चीख चिल्ला रही थी। उस लड़की ने उस लड़के का कॉलर पकड़ा हुआ था और वह अपनी आंखों में नफरत लिए उस लड़के को देख रहा था। अगले ही पल वह सीन फिर से बदल जाता है और दूसरा सीन चलने लगता है, जहाँ पर वही लड़का खून से लथपथ जमीन पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें खुल नहीं रही थी, उसे सब धुंधला नजर आ रहा था और वह लड़की वहाँ से जा रही थी। तंश अचानक ही मशीनों की आवाज़ सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आता है। वह जल्दी से अमायरा के हाथ को पकड़कर पैनिक करते हुए बोला, वाइफी तुम ऐसे नहीं कर सकती मेरे साथ। वाइफी ओपन योर आइज़। तंश दूसरे हाथ से अमायरा के माथे को सहलाता है। वह ज़रूरत से ज़्यादा पैनिक हो रहा था, जिस कारण उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। पीछे खड़ा तनिष्क और भी ज़्यादा घबरा जाता है। तभी हॉस्पिटल के बाहर एक जीप आकर रुकी। वह जीप मिलिट्री जीप थी। मिस्टर जिंदल बड़े ही ड्रॉप के साथ बाहर निकले और अस्पताल के अंदर जाने लगे। वह जैसे ही इमरजेंसी वार्ड के पास पहुंचे, उनकी नज़र केबल पर पड़ी। उन्होंने केबल के ऊपर से नीचे तक देखा। तभी तनिष्क उनके पास आकर बोला, मिस्टर जिंदल, तनिष को फिर से पैनिक अटैक आ रहा है और उसके लिए अच्छा नहीं है। आपको याद है ना, आखिरी बार जब उसे पैनिक अटैक आया था तब क्या हुआ था? मिस्टर जिंदल ने एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाते हैं। मिस्टर जिंदल जल्दी से तंश के पास जाते हैं। वह अपनी कठोर आवाज़ में तंश को ऑर्डर देते हैं, तंश हमारा को छोड़ो और तनिष को उसका इलाज करने दो। पर तंश ने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया। वह अमायरा की उंगलियों में अपनी उंगलियों को डालकर अपनी पकड़ मजबूत कर देता है। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। इस वक्त पहली बार उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर अमायरा के लिए ऐसी फीलिंग्स नज़र आ रही थी। तंश अमायरा की धीमी पड़ रही सांसों को महसूस करते हुए अपने दोनों हाथों को उसके गालों पर रख लेता है और अपना चेहरा उसके करीब ले जाते हुए फिर उसके होठों पर अपने होठ रखते हुए पूरे पैशन के साथ बोला, वाइपी तुमने मुझे क्रेज़ी कर दिया है। आई एम टोटली मैड फॉर यू। अगर तुम नहीं उठी तो मैं मैडनेस में आकर सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। क्या तुम चाहती हो तुम्हारे कारण सब बर्बाद हो जाए? वाइफी ओपन योर आइज़ एंड लुक एट मी। तुम्हारे कारण मैं ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया हूँ। क्यों आई तुम मेरी लाइफ में? तुम तो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी ना, तो तुम्हें भाग जाना चाहिए था, लेकिन तुम ज़बरदस्ती मेरी लाइफ में आई। तुमने जानबूझकर मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया सिर्फ इसलिए ताकि तुम मुझे इतना तड़पा सको। इतना कहते ही एक पल के लिए वह रुका और पर अचानक ही उसकी होठों पर एक खतरनाक मुस्कुराहट आ गई और वह अमायरा की कमर में अपने हाथ डालकर उसे खुद से लपेटते हुए आगे पूरे क्रेजीनेस के साथ बोला, बहुत तड़पा रही हो तुम मुझे। बस एक बार तुम्हें होश आ जाए, उसके बाद अगर मैंने भी इसी तरह तुमसे बदला ना लिया तो मेरा नाम भी तंशवर्धन जिंदल नहीं। तंश का सर भारी हो रहा था और उसका कांपना अभी भी बंद नहीं हुआ था, क्योंकि वह अपने पैनिक अटैक में लास्ट स्टेज पर जा रहा था। उसके माथे की नसें दिखाई दे रही थीं जो गहरी हो रही थीं। आंखों तो खून की तरह लाल हो चुकी थी। तनिष जल्दी से तंश को अमायरा से दूर करके मिस्टर जिंदल से बोला, जनरल इसे लेकर जल्दी जाइए जाइए जल्दी से। मैंने इसे पर्सनल डॉक्टर को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है। तंश अमायरा के पास जाने की कोशिश करता है, मगर मिस्टर जिंदल उसे ज़बरदस्ती वार्ड के बाहर लेकर जाने लगे। तंश उसके हाथ छुड़ाते हुए गुस्से से बोला, मेरे हाथ को छोड़िए मिस्टर जिंदल, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिस्टर जिंदल उसे गुस्से में घूरते हुए कठोर आवाज़ में बोले, तंश क्या तुम चाहते हो कि पिछली बार पैनिक अटैक आने के बाद तुम्हारी हालत जिस तरीके से हुई थी वैसी फिर हो जाए? तंश मेरे साथ चलो, अगर तुम ठीक रहोगे तो अमायरा से मिल पाओगे। अगर होश में आने के बाद उसने पूछा तुम्हारी हालत ऐसी कैसे हुई तो क्या जवाब दोगे? क्या तुम चाहते हो सालों पुराना राज ऐसे ही सबके सामने आए? तंश गुस्से में उन्हें धक्का देकर खुद से दूर कर देता है। मिस्टर जिंदल 4 कदम पीछे हो गए, क्योंकि तंश ने पूरी ताकत लगाई थी और दोनों ही मिलिट्री मैन थे।
इसलिए ताकत दोनों में थी। धीरे धीरे तंश के नाक से खून बहने लगा। यह देखकर मिस्टर जिंदल अंदर से घबरा गए, मगर उन्होंने जताया नहीं। तंश अमायरा के पास जाता उससे पहले ही अचानक तंश को अपने गर्दन में एक तेज दर्द महसूस हुआ और वह बेहोश हो गया। पर वह जमीन पर गिरता उससे पहले ही 2 मजबूत हाथों ने उसके कंधे से थाम लिया। तनिष्क सामने देखते हुए अमायरा को पल्स चेक कर रहा बोला, हर्ष ब्रदर, तंश को यहाँ से ले जाइए। जैसे ही अमायरा की कंडीशन ठीक होती है मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। हर्ष, जिसने तंश को पकड़ा हुआ था, वह अपना सर हाँ में हिलाता और फिर उसे वहाँ से लेकर चला गया। हर्ष तंश के अस्पताल लेकर नहीं गया था। हर्ष तंश को अस्पताल लेकर नहीं गया था, बल्कि एक अंडरग्राउंड जगह पर ले गया था। अरे तो वो अस्पताल में ही तो थे। चलो, बल्कि एक अंडरग्राउंड जगह पर लेकर गया था, जिसका रूम पूरा हॉस्पिटल की तरह ही था। वहाँ पर पहले से ही कई सारे डॉक्टर्स थे। तंश इस बेड पर लेटा हुआ था। डॉक्टर उसे एक इंजेक्शन लगाने के बाद हर्ष से बोले, मिस्टर हर्ष, यह दूसरी बार है अब आपके ब्रदर को इस तरीके से पैनिक अटैक आया है। मैंने पहले भी कहा था और फिर से कह रहा हूँ, उन्हें किसी भी चीज़ की टेंशन मत लीजिए। एक टेंशन उनकी जान ले सकती है। तंश को जो चाहिए अगर उसे वह नहीं मिला तो वह पागलों जैसा रिएक्ट करने लगता है। वही उसकी कमजोरी है, इसलिए बेहतर होगा जो उसे चाहिए उसे पहले ही वो लाकर दे दीजिए। इतना ही कहते ही डॉक्टर वहाँ से चले गए। उसके जाते ही हर्ष गुस्से से वहाँ रखा वॉच फेंक देता है। उसने देखा तंश बेहोश था, मगर उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। तंश को देखते हुए हर्ष खिड़की के पास जाता है और सिगरेट को अपने होठों से दबाते हुए लंबी लंबी कश लेने लगता है। जहाँ वो शांत नहीं होता तो वह सोफे पर बैठे हुए गुस्से से बोला, सिर्फ तुम्हारे कारण मेरी लिटिल ब्रदर की ये सिर्फ तुम्हारे कारण मेरे लिटिल ब्रदर की ये हालत हुई है। समझाया था मैंने तुम्हें, वह सिर्फ ऊपर से सख्त है पर उसका दिल बहुत मासूम है। पर तुमने अपने फ़ायदे के लिए उसका एडवांटेज उठाया, जिस कारण उसकी ये हालत हुई है। उसके लिए मैं तुम्हें ज़रूर सजा दूंगा। बस भगवान से यही मानना कि तुम्हारी और मेरा सामना कभी ना हो। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में भले ही अमायरा की तबीयत अचानक ही बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी, मगर बाद में दवा के असर के कारण वो सही हो गई। रात के 11 बजे उसे होश आ गया। अमायरा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके ऊपर कोई बड़ा सा पत्थर पड़ा हो। वह हिल भी नहीं पा रही थी। अचानक ही उसे किसी की गहरी और गर्म सांसें अपने गर्दन पे महसूस हुई तो वह अंदर तक सिहर गई। अमायरा को माइंड अब ठीक से काम कर रहा था, मगर रूम में अंधेरा होने के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने हाथों को हल्के से उठाकर महसूस किया तो उसे कोई सख्त चीज़ अपने ऊपर लेटी हुई महसूस हुई। अमायरा जैसे ही उस चीज़ को छू कर देखती है तो उसे समझ आ गया कि उसके ऊपर एक हट्टा कट्टा इंसान लेटा हुआ है। लेकिन अगले ही पल अमायरा को ऐसा लगा उसके ऊपर इंसान नहीं बल्कि कोई जहरीला एनाकोंडा लेटा हुआ है, क्योंकि वह इंसान अपने नाक को और होठों को उसके गर्दन पर रगड़ते हुए फिर से उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है। अमायरा का पूरा शरीर उसकी इस हरकत से सिहर कर ऐसे लगा जैसे किसी ने उसे 440 वोल्ट का झटका दे दिया हो। सबसे बड़ा झटका तो उसे तब लगा जब उसने खुद के सीने पर उस आदमी के सख्त हाथों को पाया। अमायरा थोड़ा हिलती तो उसने बॉडी में बहुत दर्द हुआ। आउच! बेचारी अमायरा की जान जा रही थी। वहीं अंडरग्राउंड एरिया में हर्ष जैसे ही डॉक्टर के साथ रूम के अंदर गया, वह किसी को भी बाहर ना देखकर हैरान था। वह जल्दी से जाकर हर जगह चेक करता है पर उसे तंश कहीं नहीं नजर आया। तो वह हर्ष गुस्से में अपने गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए बोला, जाकर उसे जल्दी ढूंढो, वह इस हालत में कैसे बाहर जा सकता है। हर्ष के ऑर्डर को सुनकर सभी गार्ड्स पूरे एरिया में तंश को ढूंढते हैं, पर उसके हाथ निराशा नहीं लगी। एक गार्ड भागते हुआ उसने डरते हुए कहा, बॉस, हमें तंश सर कहीं नहीं मिल रहे। यह सुनकर हर्ष अपनी मुट्ठी कस लेता है और जल्दी से किसी को कॉल करके तंश को ढूंढने को बोलकर वहाँ से निकल जाता है। कार में बैठते ही हर्ष तनिष को कॉल करके एक्सप्रेशन लेस भाव में बोला, क्या तंश वहाँ आया है? तनिष हैरानी से बोला, ब्रिक ब्रदर,
तंश यहाँ नहीं आया। मैं अमायरा के वार्ड्स के बाहर काफ़ी वक्त से बैठा हूँ, पर मुझे तंश क्या एक मक्खी भी नज़र नहीं आई। पर तनिष कोई सवाल करता उससे पहले हर्ष गुस्से में कॉल कट कर देता है। हर्ष ने हॉस्पिटल के बाहर मौजूद गार्ड से भी पूछा, पर किसी ने तंश को नहीं देखा था। वहीं वार्ड में अमायरा अपने ऊपर लेटे आदमी को हटा नहीं पा रही थी। वो चाहकर भी किसी की हेल्प भी नहीं ले पा रही थी। अमायरा चिढ़ते बोली, क्या इस एनाकोंडा को कहीं जगह नहीं मिली सोने की? हाँ मम्मा, ये कितना भारी है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ऊपर से उसने शर्ट भी नहीं पहनी है और मेरी भी शर्ट उतार दी ताकि मैं किसी की हेल्प ना ले सकूं, किसी को बुला ना सकूं। खुद तो चैन से सो रहा, मैं दर्द में हो रही हूँ। कंटिन्यू। कहाँ गया तंश? अमायरा के ऊपर कौन लेटा है? क्या हर्ष उसे ढूंढ पाएगा? मिस्टर जिंदल और हर्ष किसकी सच की बात कर रहे थे? किस लड़की ने उठाया था तंश का फ़ायदा? क्या अमायरा को ये पता चलेगा? जानने के लिए बने रहिए इसी स्टोरीज़ पर। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते जाइएगा। राधे राधे।